अर्थव्यवस्था को साधनों के स्वामित्व के आधार पर, यानी कि उत्पादन के कितने साधन थे? 4 साधन थे। तो उत्पादन के जो 4 साधन थे, उस उत्पादन के साधन पर किसका अधिकार था? किसका अधिकार था? इस आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये बंटवारा जो है, ये बंटवारा इस आधार पर हुआ था अर्थव्यवस्था का कि उत्पादन के साधनों पर अधिकार किसका है। अरे काय बेटा रे, क्या हुआ? चलिए ओके दोस्तों, शुरू करें ना। तो हमने अब तक 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था जो पढ़े हैं, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। ये अर्थव्यवस्था का बंटवारा उत्पादन के स्वामित्व पर अधिकार को लेकर था। उत्पादन के साधनों पर अगर निजी क्षेत्र का अधिकार है तो वो पूंजीवादी था। उत्पादन के साधनों पर केवल चुनी गई सरकार का हक है या सरकार का हक है तो वो फिर समाजवादी था। और भारत जैसे देशों में उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों का अधिकार है, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था था। और यह भी समझे कि भारत जब आजाद हुआ तो भारत के आजादी के बाद भारत के पास वे सभी रास्ते बंद थे कि वे पूंजीवादी अपनाते या समाजवादी अपनाते। यानी आजाद भारत के पास केवल मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने का ही लक्ष्य बचा हुआ था। इसलिए हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। लेकिन अर्थव्यवस्था का बंटवारा एक और तरह से होता है दोस्तों, और यह बंटवारा किसने किया है? विश्व बैंक ने किया है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अर्थव्यवस्था का बंटवारा एक दूसरे दृष्टिकोण से किया है। किसने? विश्व बैंक ने। और विश्व बैंक ने अर्थव्यवस्था का जो बंटवारा किया है, यह बंटवारा करने का जो विश्व बैंक का आधार रखा है, वो रखा है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। अब प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय क्या है, यह भी अपने आप में एक समझने वाला टर्म है। और यह टर्म आप पूरा डिटेल से तब समझ पाएंगे जब आप नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय को पढ़ेंगे। और दूसरा चैप्टर दोस्तों नेशनल इनकम का ही है। लेकिन फिलहाल ये याद रखिए कि विश्व बैंक ने जो विश्व के भिन्न भिन्न देश की अर्थव्यवस्था को अलग अलग समूहों में बांटा है, वह बांटने का आधार क्या है? प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। एक देश के सकल राष्ट्रीय आय में जब उस देश की जनसंख्या से भागा हम देते हैं तो क्या निकलता है? प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय। अब सकल शब्द या शुद्ध शब्द से आपको दिक्कत हो सकता है इस क्लास में, लेकिन फिलहाल ये समझिए कि विश्व बैंक ने विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था को एक अलग दृष्टिकोण से देखा है। और वो दृष्टिकोण क्या है दोस्तों? प्रति व्यक्ति सकल। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर विश्व बैंक ने जो
विश्व के अर्थव्यवस्थाओं को, विश्व के देशों के अर्थव्यवस्थाओं को बांटा है, उसमें पहला है आपका कौन? विकसित अर्थव्यवस्था। पहला कौन अर्थव्यवस्था है? विकसित अर्थव्यवस्था। अब विकसित अर्थव्यवस्था कौन अर्थव्यवस्था है? तो ऐसी अर्थव्यवस्था जहां प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 12,375 डॉलर, थोड़ा सही कर लीजिएगा क्योंकि नोट थोड़ा पुराना है और 2019 में डाटा चेंज हो गया है, तो आप बदल लीजिएगा। फिलहाल नोट में 12,056 डॉलर है ना, 55-56 है, लेकिन अब कितना हो गया है? 12,375 डॉलर से अधिक, 12,375 डॉलर से अधिक। अब डॉलर जानते हैं, डॉलर जो है यह अमेरिकी करेंसी है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में जो सबसे ज्यादा प्रचलित है और सबसे ज्यादा मजबूत करेंसी होती है वह कौन होती है? डॉलर होती है। तो एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां के लोगों की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय जो होता है वो 12,375 डॉलर से अधिक। और जब हम बोलते हैं कि 12,375 डॉलर से अधिक, तो इसका मतलब है कम से कम 12,376 डॉलर होनी चाहिए। तो विश्व बैंक ने वर्ष 2019-20 में जो विकसित अर्थव्यवस्था का परिभाषा गढ़ा है वो यही है कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 12,376 डॉलर हो या फिर 12,375 डॉलर से अधिक हो, तो उसी अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं? विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। यह बंटवारा करने का आधार है। लेकिन विकसित अर्थव्यवस्था में जो मुख्य लक्षण मौजूद होते हैं दोस्तों, तो मुख्य लक्षण जो विकसित अर्थव्यवस्था में मौजूद होते हैं उसमें होता है कि जीवन स्तर, ठीक है, जीवन स्तर काफी ऊंचा होता है। विकसित अर्थव्यवस्था में जो लोग निवास करते हैं उनका जीवन स्तर काफी ऊंचा होता है, एकदम हाई लेवल वाला होता है जी। कार भी चढ़ेगा तो एकदम BMW रहेगा सबके पास। हाँ जी, तो नागरिकों का जीवन स्तर काफी ऊंचा है। किस अर्थव्यवस्था में? विकसित अर्थव्यवस्था में। ये तो विश्व बैंक का एक परिभाषा है कि इतना डॉलर क्रॉस करिए विकसित बन जाइए। लेकिन विकसित अर्थव्यवस्था का जो लक्षण हमें दिखाई पड़ता है, या हम जब किसी जो अर्थव्यवस्था विकसित नहीं है उनसे जब हम विकसित अर्थव्यवस्था की तुलना करते हैं तो इसमें हमें क्या दिखाई पड़ता है? सबसे पहली बात कि विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों के नागरिकों का जीवन स्तर काफी ऊंचा होता है। और जब कहते हैं हम कि जीवन स्तर काफी ऊंचा होता है तो उसका मतलब है कि गरीबी और बेरोजगारी बहुत कम पाई जाती है उसमें, क्योंकि नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा तभी होगा जब वे गरीबी और बेरोजगारी से क्या होंगे? दूर होंगे। तो विकसित अर्थव्यवस्था का सबसे पहला लक्षण होता है कि वहां के नागरिकों का जीवन स्तर काफी ऊंचा होता है। वहां के नागरिकों का जीवन स्तर काफी ऊंचा होता है, अर्थात वहां के नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है। वहां के नागरिकों में गरीबी और बेरोजगारी की समस्या न्यूनतम से न्यूनतम होती है। दूसरी आप कह सकते हैं कि आधारिक संरचनाओं का, आधारिक संरचनाओं, अब आधारिक संरचनाओं को इंग्लिश में कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। सड़क हो गया, रेलवे हो गया, एयरपोर्ट हो गया, ये सबको ही क्या कहा जाता है? आधारिक संरचनाएं कहा जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है। तो एक विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश जो होते हैं ना, वहां आधारिक संरचनाओं का पूर्ण विकास हुआ रहता है। आधारिक संरचनाओं क्या होता है? पूर्ण विकास हुआ रहता है। और तीसरी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि कृषि क्षेत्र में
बहुत कम लोग रोजगार करते हैं। कृषि क्षेत्र में क्या होते हैं? बहुत कम लोग रोजगार करते हैं, बहुत कम लोग रोजगार करते हैं। अधिकांश लोग जो है वे सेवा क्षेत्र, विभिन्न प्रकार के सर्विस प्रदान करने वाले क्षेत्रों में नौकरियां करते रहते हैं। तो विकसित अर्थव्यवस्था क्या है, समझे कि नहीं समझे? विकसित अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट विश्व बैंक के द्वारा विकसित किया गया है। यानी एक अर्थव्यवस्था डेवलप्ड है, विकसित है, यह विकसित अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? विश्व बैंक ने उन सभी अर्थव्यवस्थाओं को विकसित अर्थव्यवस्था की संज्ञा दी है जहां पर प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, ध्यान दीजिएगा, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $12,375 से अधिक हो। $12,375 से, जो पहले $12,055 पर था 2019 से पहले, लेकिन 2019-20 में इसे संशोधित करके कितना कर दिया गया है? $12,375 कर दिया गया है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तीन मुख्य लक्षण जो होते हैं कि यहाँ के नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा होता है, और जब हम कहते हैं कि नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा है तो इसका मतलब होता है कि वहाँ के नागरिकों में गरीबी बेरोजगारी नहीं है, वहाँ के नागरिकों का शिक्षा का स्तर ऊंचा है, वहाँ के नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है। क्लियर हो गया? बात समझ गए? विकसित अर्थव्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं ना है। अब विश्व बैंक, ये हम विश्व बैंक का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। विश्व बैंक के विकासशील अर्थव्यवस्था को, सॉरी, विकसित अर्थव्यवस्था के बाद विश्व बैंक का दूसरा वर्गीकरण क्या है? विकासशील अर्थव्यवस्था। विकासशील अर्थव्यवस्था यानी कि विकसित और विकासशील दोनों की संकल्पनाओं का विकास किसके द्वारा किया गया है? विश्व बैंक के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? विश्व बैंक। अब विश्व बैंक ने विकासशील अर्थव्यवस्था को दो कैटेगरी में बांटा है। विश्व बैंक ने विकासशील अर्थव्यवस्था को कितने कैटेगरी में बांटा है? दो कैटेगरियों में बांटा है। और विकासशील अर्थव्यवस्था की दो कैटेगरी है, एक निम्न मध्यम आय वर्ग, निम्न मध्यम आय वर्ग, और दूसरा है उच्च मध्यम आय वर्ग, उच्च मध्यम आय वर्ग। और यह बंटवारा भी किस आधार पर हुआ है? यह बंटवारा भी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। ध्यान दीजिएगा दोस्तों एक बार फिर से कि विश्व बैंक ने जो विश्व के अर्थव्यवस्थाओं को बांटा है, वे बांटने का आधार क्या बनाए हैं? प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय अपने आप में एक विस्तृत शब्द है, लेकिन सामान्य अर्थों में आप इसका अर्थ यही लगा सकते हैं कि एक देश के राष्ट्रीय आय को जब हम देश की कुल जनसंख्या से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय मिलेगा। तो विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को विश्व बैंक ने, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को वर्ल्ड बैंक ने कितने कैटेगरी में डिवाइड किया है? दो कैटेगरी में, निम्न मध्यम आय वर्ग और निम्न मध्यम आय वर्ग। और इसमें भी थोड़ा संशोधन हो गया, नोट में थोड़ा पुराना डाटा है तो आप संशोधन कर लीजिए। $1026 से $3995। ठीक है, $3995। इसमें 995 3896 होगा। तो हाँ, तो अब दोस्तों थोड़ा सुधार करके 1026 से 3995। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां के नागरिकों का या जहां के निवासियों का
प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $1026 से लेकर के $3995 के बीच हो, उसे हम क्या कहते हैं? निम्न मध्यम। और उच्च मध्यम आय वर्ग में $3996 से लेकर के 12,000, ठीक है, $12,375, $12,375 और 12,375 से अधिक जैसे ही होगा वे विकासशील नहीं होगा, वे विकसित रह जाएगा। वे विकासशील नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा? विकसित रह जाएगा। तो वर्ल्ड बैंक ने विकासशील अर्थव्यवस्था को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया है? निम्न मध्यम आय वर्ग और निम्न मध्यम आय वर्ग में रेंज कहां से कहां तक रखा गया है? 1026 से लेकर $3995 और उच्च मध्यम आय वर्ग में $3996 से $12,375। और ये प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय है। ध्यान दीजिए ना कि नहीं? ये क्या है दोस्तों? अर्थात ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $3896 से लेकर $12,375 हो, वह उच्च मध्यम आय वर्ग कहलाते हैं। और 1026 से $3995 वाला निम्न मध्यम आय वर्ग। और अगर विश्व बैंक के ये विकासशील अर्थव्यवस्था का हम परिभाषा देखें तो भारत जो है विकासशील देश के अंतर्गत ही आता है, और भारत विकासशील देश के अंतर्गत निम्न मध्यम आय वर्ग के अंतर्गत आता है। यानी हम लोग अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? विकासशील अर्थव्यवस्था है। जब हम भारतीय अर्थव्यवस्था को साधनों के स्वामित्व के आधार पर देखेंगे तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था नजर आएगा हमें, या साधनों के स्वामित्व के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। क्यों कहेंगे? तो उनके सारे लक्षण मौजूद है। लेकिन अगर हम विश्व बैंक के क्लासिफिकेशन को देखेंगे तो विश्व बैंक के क्लासिफिकेशन में भारत कौन सी अर्थव्यवस्था है? विकासशील अर्थव्यवस्था है। अब विकासशील अर्थव्यवस्था में भारत कौन सी अर्थव्यवस्था पर है? निम्न मध्यम वर्ग आय में है, निम्न मध्यम आय वर्ग में है, निम्न मध्यम आय वर्ग में। अब दोस्तों ये अर्थव्यवस्था तो विकासशील अर्थव्यवस्था तो ये कैटेगरी पर जो है वो तो है ही, लेकिन विकासशील अर्थव्यवस्था में कौन कौन से लक्षण मौजूद रहते हैं? विकासशील अर्थव्यवस्था के 3 लक्षण को जिक्र किए थे कि वहां के नागरिकों का जीवन स्तर क्या होता है? ऊंचा होता है। आधुनिक संरचनाओं का यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का काफी विकास हुआ रहता है विकसित अर्थव्यवस्था में। और तीसरी बात कि वहां कृषि क्षेत्र में कम से कम लोग काम करते हैं, सेवा क्षेत्र में अधिक से अधिक लोग काम करते हैं। ठीक है, हम सेवा क्षेत्र पर तुरंत आएंगे इसी चैप्टर के अंतर्गत। तो फिर ये विकासशील अर्थव्यवस्था में कौन से लक्षण मौजूद है? तो निश्चित तौर पर भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था में है, और भारत अगर विकासशील अर्थव्यवस्था है तो विकासशील अर्थव्यवस्था में वे सभी लक्षण मौजूद होते हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था में मौजूद है। विकासशील अर्थव्यवस्था का नाम ही है विकासशील। विकासशील अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय विकसित अर्थव्यवस्था के तुलना में कम होती है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय की बात करिएगा, प्रति व्यक्ति आय विकासशील अर्थव्यवस्था में विकसित अर्थव्यवस्था की तुलना में कम होती है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय लगातार क्या होती है? लगातार क्या होती है? बढ़ती जाती है। लगातार क्या होती है? बढ़ती जाती है। यानी विकासशील अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा लक्षण है कि यहां हर कुछ बढ़ते जाता है, इसीलिए इसका नाम ही क्या?
विकासशील। विकासशील देश में विकसित देशों के तुलना में कम प्रति व्यक्ति आय होती है। एक विकासशील देश में इंफ्रास्ट्रक्चर उतने विकसित नहीं होते। एक विकासशील देश में कृषि क्षेत्र में जो लोग काम करते हुए विकसित देशों की तुलना में उसकी संख्या अधिक होती है। तो विकासशील देशों में विकसित देशों की तुलना में हर कुछ कम होते हैं, लेकिन एक बड़ी विशेषता विकासशील देशों में मौजूद रहता है कि हर चीज धीरे धीरे करके क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। विकासशील अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति की आय कम होती है लेकिन लगातार बढ़ते जाती है। विकासशील देशों की राष्ट्रीय आय विकसित देशों की तुलना में कम होती है लेकिन लगातार बढ़ते जाती है। विकासशील देशों में कृषि की उत्पादकता, कृषि की प्रोडक्टिविटी विकसित देशों की तुलना में कम होती है। कहलाता है। तो एक विकासशील अर्थव्यवस्था में कृषि की उत्पादकता कम होती है लेकिन लगातार क्या होती है, बढ़ती जाती है। एक विकासशील अर्थव्यवस्था में विकसित देशों के तुलना में कृषि क्षेत्र में अधिक लोग काम करते हैं लेकिन धीरे धीरे उसकी संख्या क्या होती है, घटते जाती है। तो विकासशील देश हर पैमाने पर अपने विकास को लगातार क्या कर रहे होते हैं, बढ़ाते रहते हैं। एक विकसित देश विकास के सर्वोच्च पैमाने को प्राप्त कर लिया होता है। जैसे विकासशील देश में अमेरिका आते हैं, फ्रांस आते हैं, जर्मनी आते हैं। वे विकास की जो एक सर्वोच्च परिभाषा है जो अर्थशास्त्रियों ने गढ़ा है उस पर विकसित देश खरे उतरते हैं। लेकिन एक विकसित अर्थव्यवस्था या एक मॉडल अर्थव्यवस्था का जो परिभाषा अर्थशास्त्रियों ने गढ़ा है तो भारत की अर्थव्यवस्था विश्व बैंक के अनुसार कैसी है, विकासशील है। निम्न मध्यम या उच्च मध्यम, निम्न मध्यम। कैसा, निम्न मध्यम है दोस्तों, ठीक है। क्लियर हो गया, बात समझ गए ना। और विकासशील अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी बात क्या है, समझ, सब कुछ क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय लगातार क्या होता है, बढ़ते रहता है। राष्ट्रीय आय भी लगातार क्या होता है, कृषि की उत्पादकता भी क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार क्या होते रहता है। कृषि क्षेत्र में धीरे धीरे लोगों का रुझान कम होता है और सेवा क्षेत्र में क्या होता है, बढ़ते रहता है। क्लियर हो गया। और ये जो अर्थव्यवस्था में आप निम्न मध्यम आय वर्ग है, विश्व बैंक ने उन अर्थव्यवस्थाओं को जहां पर प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, ध्यान दिए दोस्तों, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $1026 से कम अर्थात $1025 या उससे कम हो, ठीक है। विश्व बैंक ने अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जहां प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद $1025 या इससे क्या हो, कम हो। इसको भी सही करिएगा, जो पहले 995 था वो अब 1025 हो गया दोस्तों, तो थोड़ा इसको भी सही कर लीजिएगा। नोट जो है ना 2019 से पहले तैयार हुआ था तो इसलिए थोड़ा डाटा चेंज। क्लियर है, क्या हुआ, $1 कितना रुपया होगा। अखबार सब पढ़ते हैं ना, अखबार पढ़िएगा ना, अखबार के मुख पृष्ठ पर ही दिया रहता है सेंसेक्स क्या है, निफ्टी क्या है और $1 का रुपया में क्या रेट है, ठीक है।
तो डॉलर के मुकाबले कितने रुपया होगा ये प्रतिदिन बदलते रहते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर वर्तमान की बात करिएगा 70 रुपए के आसपास चल रही है, यानी $1 70 भारतीय रुपए के इक्वल अभी चल रहा है। कभी बढ़ते 71 भी हो जाता है, कभी घर का 68 भी हो जाता है, लेकिन अभी जो स्थिति है, अभी की स्थिति में 70 या उससे कुछ ज्यादा होता है। ठीक है, क्या अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, उदाहरण दे रहे हैं। तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जहां पर प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद $10-25 या इससे क्या हो, कम हो। यानी कि विश्व बैंक ने समूचे विश्व की अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में, विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। और बांटने का आधार प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय रखा है, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय। अब ध्यान दीजिए कि विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत यूरोप और अमेरिकन कंट्री है। जितने भी यूरोपीय देश हैं, फ्रांस, जर्मनी इत्यादि, वे सब विकसित अर्थव्यवस्था के उत्तरी अमेरिका वाला जो कंट्री है वो भी विकसित देशों के श्रेणी में है। तो विकसित देश की जो बात करिएगा, यानी कि जहां की आते हैं, जैसे फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और उत्तरी अमेरिकी देश आते हैं। विकासशील के अंतर्गत एशियाई देश शामिल है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, सिंगापुर, ये सब। ठीक है, हालांकि कुछ एशियाई देश विकसित देशों के श्रेणी में भी खड़ा है, जैसे जापान और सिंगापुर, ये दोनों एशियाई देश है, विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा हो चुका है अब ये। तो एशियाई देशों की स्थिति विकासशील वाली है। एशियाई देशों की स्थिति क्या है? विकासशील वाली है। ठीक है, हम और हमारे पड़ोसी देश जैसे नेपाल भी हो गए, पाकिस्तान भी हो गए, सब विकासशील देश है। और अफ्रीकन कंट्री की बात करें, दक्षिण अफ्रीकन कंट्री जो है वो किस स्थिति में आज है? अल्प विकसित। तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में प्रायः अफ्रीका, विश्व बैंक का बंटवारा किस आधार पर हुआ है? प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। आइए, भारत के योजना आयोग ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में एक नए शब्द को गढ़ा है। अब जानते हैं कि पहले योजना आयोग अस्तित्व में था, फिलहाल नीति आयोग अस्तित्व में है उसके जगह पर। तो जब भारत की योजना आयोग अस्तित्व में था और योजना आयोग की स्थापना 1951 15 मार्च 1950 में की गई थी, और आगे चलकर 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया। यानी कि 65 वर्षों तक इस देश में योजना आयोग का अस्तित्व रहा। तो 15 मार्च 1950 में स्थापित 1 जनवरी 2015 में जिसको समाप्त कर दिया गया योजना आयोग, वह योजना आयोग ने भी अर्थव्यवस्था को एक अलग नजरिए से परिभाषित करने का कार्य किया है। और जब योजना आयोग अस्तित्व में था दोस्तों, तब भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई श्रेणी वाली अर्थव्यवस्था यानी कि अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता था। योजना आयोग ने भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या कहा गया? अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था। यानी कि विश्व बैंक ने जो बंटवारा किया ना विकसित, विकासशील, अल्प विकसित में, तो विश्व बैंक के बंटवारे का कई अर्थशास्त्रियों ने कड़ी आलोचना की है। कई अर्थशास्त्रियों का कहना है कि विश्व बैंक का जो यह बंटवारा है, यह कुछ देशों को नीचा दिखाने का और कुछ देशों को इतराने का मौका देता है।
अर्थशास्त्रियों को विश्व बैंक का बंटवारा गलत लगता है, और गलत इस कारण लगता है कि उनका कहना है कि इस बंटवारे से जो अल्प विकसित देश है वे विकसित देशों के होड़ में शामिल हो जाएंगे। वे चाहेंगे कि हम कब से कब विकसित देश बन जाए, और ऐसा करने के लिए वह किसी अर्थशास्त्रियों को खराब लगता है। कुछ अर्थशास्त्री को कहना है कि यह गलत बात है। हो सकता है कि साइकिल पर चढ़ने वाला व्यक्ति भी उतना ही खुश हो जितना कार पर चढ़कर आदमी खुश होता है कि नहीं है? यानी कि अर्थशास्त्रियों को कहना है कि मानव की खुशी ही अर्थव्यवस्था के लिए सर्वोत्तम है, उनकी संतुष्टि ही अर्थव्यवस्था के लिए सर्वोत्तम है। एक अर्थव्यवस्था है जहां के लोग कार पर चढ़ता है, एक अर्थव्यवस्था है जहां का लोग साइकिल पर चढ़ता है। और दोनों की मान लीजिए संतुष्टि समान हो जाए तो क्या करिएगा? आप कैसे कह सकते हैं कि कार वाला ऊपर है और साइकिल वाला नीचे है? यहां तो संतुष्टि क्या है? मान लीजिए कि एक व्यक्ति साइकिल पर चढ़कर उतना ही खुश होता है जितना एक व्यक्ति कार पर चढ़कर होता है, तो जीवन स्तर दोनों का क्या हो गया? बराबर हो गया कि नहीं? अगर संतुष्टि के स्तर पर देखें तो दोनों की जीवन स्तर क्या हो गया? बराबर हो गया। लेकिन विश्व बैंक का तक नहीं, ऐसा नहीं होगा। कार पर चढ़ने वाला आगे है, आगे रहेगा, साइकिल वाला पीछे है, पीछे रहेगा। तो ध्यान रखना है एक बात की कि विश्व बैंक ने जो वर्गीकरण किया है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय पर, उन वर्गीकरण पर कई अर्थशास्त्रियों को एतराज है। उनका मानना है कि ये विश्व बैंक जो है देश को एक विश्व के विभिन्न देश को एक अंधी दौर में शामिल कर दिया है कि आप जो है एकदम किसी भी तरह से विकसित देश के श्रेणी में पहुंचिए, जो कि गलत है। हर देश की अपनी प्राकृतिक संसाधन की प्रकृति अलग है, उसे अपने अनुसार से विकास करनी चाहिए, उसे अपने अनुसार से अपना आर्थिक सुधार करनी चाहिए, और उसे अपने अनुसार से नागरिक सुविधाओं को विकसित करनी चाहिए। जबकि विश्व बैंक ने विश्व बैंक बंटवारा ऐसे कर दिया है कि हर देश विकसित देश को एक मॉडल की तरह देखता है और चाहता है कि वह उस तरह बन जाए। यह सही नहीं है। एक देश अपने प्राकृतिक संसाधन के नजरिए विकास करेगा, है कि अमेरिका में जैसे जैसे वैसे वैसे विकास करने लगेगा। हो सकता है अमेरिका वाला विकास यहां सुटेबल न हो, नहीं हो सकता है। हर देश में अमेरिका जैसी संस्कृति नहीं है। लेकिन विश्व बैंक ने ऐसा कर दिया है कि अभी सब देश का सब देश का रोल मॉडल कौन है? अमेरिका। सड़क कैसे बनाएंगे? अमेरिका के जैसे। शहर कैसे बनाएंगे? न्यूयॉर्क के जैसा। हर चीज का एग्जाम्पल में अमेरिका। करेंसी कैसा हो? डॉलर के जैसा। तो यही अर्थशास्त्रियों को दिक्कत है कि विश्व बैंक को कहीं अर्थशास्त्री गलत कहता है कि तुमने क्या कर दिया, सब अमेरिका बनने चाह रहा है, सब अपना नहीं बनने चाह रहा है, सब कह रहा है कि हम अमेरिका बन जाएंगे और सब एक के जैसा बन जाएगा। तो फिर दिखते ना है जी, विविधता रहनी चाहिए। विविधता पर्यावरण के लिए भी ठीक है, अर्थव्यवस्था के लिए भी ठीक है। कोरोना के कारण अमेरिका श्रीलंका में जानते हैं ना बहुत कुछ हो गया, पाकिस्तान में बहुत कुछ होने वाला है, भारत में लग रहा है कि कुछ होगा ही नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था में काफी विविधता है। श्रीलंका और पाकिस्तान के अर्थव्यवस्था में उतनी विविधता नहीं है जितनी। तो वो विश्व बैंक का बंटवारा समझ गए। आइए, योजना आयोग ने भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या बतलाया था? अर्धविकसित। यानी कि ये जो अर्धविकसित शब्द गढ़ा गया है दोस्तों, ये अर्धविकसित शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया है? योजना आयोग के द्वारा। किसके लिए? भारत के लिए। यानी योजना आयोग भारत को एक अर्धविकसित अर्थव्यवस्था मानता है। अब योजना आयोग ने भारत की जो अर्धविकसित अर्थव्यवस्था कहा है वो किस आधार पर कहा है, या एक अर्धविकसित अर्थव्यवस्था के कौन से लक्षण होते हैं? तो अर्धविकसित अर्थव्यवस्था में वही लक्षण होते हैं जो एक निम्न मध्यम आय वर्ग वाली अर्थव्यवस्था में होता है। विश्व बैंक के वर्गीकरण में निम्न मध्यम आय वर्ग बोला था ना जी, $1026 से $3995।
तो एक निम्न मध्य अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था का पहला लक्षण क्या देख लिए? प्रति व्यक्ति आय का। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था का दूसरा प्रमुख लक्षण है कृषि पर अधिक जनसंख्या का, कृषि पर अधिक जनसंख्या का भार होना। यानी कि एक अर्थव्यवस्था अर्ध विकसित है, उसका एक सबसे बड़ा लक्षण यह होता है कि अधिकांश लोग किस क्षेत्र में काम करते रहते हैं? कृषि क्षेत्र में काम करते रहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था भी ऐसी है। भारत में आज भी लगभग 52, भारत जैसे देशों में 90% इनकम पर 2, 4, 5 लोगों का अधिकार है। टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी के संपत्ति को अगर आप जोड़ दीजिएगा, भारत के बजट के बराबर हो जाता है इसकी संपत्तियां। ऐसा क्यों है? ऐसा आर्थिक असमानता के व्यापक होने के कारण है। इतनी प्रबल है आर्थिक समानता कि पूंजी का एक बहुत बड़ा भाग कुछ ही लोगों के पास सिमटा हुआ है और छोटी पूंजी में अधिकांश जनसंख्या जीवन यापन कर रहा है। तो एक अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था जो शब्द योजना आयोग के द्वारा भारत के अर्थव्यवस्था के संदर्भ में गढ़ा गया है, वे अर्थव्यवस्था के, वे अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था के कई लक्षण है, जिसमें 3 लक्षण को आप समझे कि ना। एक, अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था की प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? निम्न होती है, खासकर विकसित देशों की तुलना में बहुत कम होती है। एक अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था की अधिकांश जनसंख्या कहां काम करते हैं? कृषि पर काम करते हैं। एक अर्ध विकसित देशों में आय और संसाधनों का क्या होता है? असमान वितरण होता है। और अगर आय और संसाधनों का असमान वितरण है तो निश्चित ही ऐसी अर्थव्यवस्था में क्या पाई जाती है? गरीबी, बेरोजगारी का, ठीक है, बेरोजगारी की समस्या। यानी कि एक अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था में गरीबी और बेरोजगारी की समस्या मुख्य समस्या में होता है। अर्थव्यवस्था के मुख्य समस्या में गरीबी और बेरोजगारी रहती है एक अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था में, क्योंकि आप आय का, आपके अर्थव्यवस्था में आय का वितरण असमान है। और दोस्तों, जब ही आय का वितरण असमान होगा, जब ही आय का वितरण असमान होगा, गरीबी और बेरोजगारी होगी ही होगी। और गरीबी बेरोजगारी अगर होगी तो दोस्तों इसका दूसरा असर पड़ेगा पूंजी निर्माण की धीमी दर। पूंजी निर्माण की धीमी दर। एक देश या एक अर्थव्यवस्था में, एक देश या अर्थव्यवस्था में पूंजी का निर्माण जो होता है, पूंजी का निर्माण जो होता है वे केवल किसके द्वारा होता है? बचत के द्वारा होता है। हम लोग बचत करते हैं, अपने बचत को बैंकों में रखते हैं, जिससे क्या बनता है? पूंजी बनता है। फिर वही पूंजी बैंक लोगों को उधार देते हैं, यानी लोन देते हैं। लोन देने से अर्थव्यवस्था में निवेश होता है, निवेश होने से अर्थव्यवस्था में प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ने से अर्थव्यवस्था में रोजगार उत्पन्न होता है। अगर हम लोग बचत नहीं करेंगे तो हमारे देश में पूंजी का निर्माण नहीं होगा, और पूंजी का निर्माण नहीं होगा तो बैंक लोन दे पाने में सक्षम नहीं हो पाएगा, और बैंक लोन दे पाने में सक्षम नहीं होगा तो निश्चित ही उस देश में उत्पादन को बढ़ाया जाना संभव नहीं होगा। तो एक देश में जहां पहले से गरीबी बेरोजगारी है तो मतलब वहां पर लोग बचत कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और बचत नहीं कर पाएंगे तो पूंजी का निर्माण होगा? नहीं होगा। और एक देश में पूंजी का निर्माण नहीं हो रहा है, इसका कारण क्या होगा? इसका कारण होगा कि वहां के अर्थव्यवस्था में निवेश नहीं हो पाएंगे, वहां के अर्थव्यवस्था में निवेश नहीं हो पाएंगे, उत्पादन नहीं बढ़ पाएगा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इसे योजना आयोग ने क्या कहा था? अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था को योजना आयोग के संदर्भ में क्या कहा गया? तो दोस्तों, अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था।
एक अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था में कई लक्षण मौजूद है और ये सभी लक्षण भारत में भी मौजूद है। यही कारण है कि भारत को हम अर्ध विकसित कहते हैं। और कौन कौन लक्षण होते हैं अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था में? कई सारे, ढेर सारे लक्षण होते हैं जो आपको हम दे दिए हैं, उसको आप समझ रहे हैं ना। मेन लक्षण यही होता है कि प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होती है, कृषि क्षेत्र में लोग अधिक काम करते हैं, गरीबी और बेरोजगारी की समस्या रहती है, आय और संसाधनों का समान बंटवारा न होकर उनमें भारी असमानता होती है, गरीबी बेरोजगारी की समस्या होने के कारण लोग बचत नहीं कर पाते हैं। ऐसे बचत के अभाव में देश में पूंजी का निर्माण, और अर्ध विकसित देश का एक कारण यह भी है कि यहां पर तकनीकों का विकास नहीं होता है, टेक्नोलॉजी ज्यादा विकसित नहीं होती है। टेक्नोलॉजी ज्यादा विकसित ना होने के कारण एक अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था अपने प्राकृतिक संसाधनों का संपूर्ण दोहन या पूर्ण रूप से दोहन नहीं कर पाता है, या वह अपने प्राकृतिक संसाधनों का ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाता। उदाहरण के लिए भारत में कोयला विश्व में तीसरी सबसे बड़ी कोयला उत्पादक या कोयला भंडारण वाला देश है। भारत में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कोयले का भंडार है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम अपने कोयला की पूर्ति के लिए बाहर से कोयला को आयात करते, यानी उतनी हमारी पास क्षमता नहीं है कि हम अपने उपयोग के सारा कोयला हम अपने यहां से निकाल सके, बाहर से आयात करना पड़ता है। क्यों? तो संपूर्ण कोयला निकालने के लिए तकनीक आज भी हमारे पास विकसित नहीं हुई है। अब जानते हैं कि हवाई जहाज आज भी हमें विदेशों से खरीदना पड़ता है। उतनी टेक्नोलॉजी आज भी हमारी मजबूत नहीं है कि हम अपने लिए हवाई जहाज का निर्माण स्वयं कर सके। हालांकि हवाई जहाज के उत्पादन में 2-3 देश ही है और 2-3 देश से ही पूरा वर्ल्ड हवाई जहाज खरीदता है। आज भी हमारे देश में जानते हैं लोहा अयस्क का उत्खनन करते हैं और कच्चे लोहा को हम जापान को सप्लाई कर देते हैं, और जापान वही लोहा से औजार बनाकर हमको आकर बेचता है। हमसे लोहा ले जाता है, उधर से पलाश बनाकर हम ही को बेच डालता है। यह है टेक्नोलॉजी, क्योंकि जापान के पास वो टेक्नोलॉजी है जो हमारे पास क्या है, नहीं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था निम्न मध्यम आय वर्ग अवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था अर्ध विकसित अवस्था है। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था को आप कई शब्दों में बता सकते हैं। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था साधनों के स्वामित्व के आधार पर कैसी है, तो मिश्रित है। विश्व बैंक के नजरिए में भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? विकासशील है। अब विकासशील में हम लोग निम्न मध्यम है, उच्च मध्यम? निम्न मध्यम के श्रेणी में है। योजना आयोग के दृष्टिकोण में भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? अर्ध विकसित है। योजना आयोग के दृष्टिकोण में भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? अर्ध विकसित है। हालांकि कहिएगा नीति आयोग का दृष्टिकोण क्या है, तो नीति आयोग का दृष्टिकोण अभी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में नहीं आए। नीति आयोग का दृष्टिकोण विश्व बैंक के दृष्टिकोण का समर्थन करता है। यानी जिस तरह विश्व बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था कह रहा है, नीति आयोग भी उसी बात पर सहमत है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? विकासशील है। विकासशील में कौन? निम्न मध्यम है, उच्च मध्यम? निम्न मध्यम। क्लियर है दोस्तों? समझ गए ना? उच्च मध्यम में सिंगापुर आता है। चाइना आता है, विकासशील में आता है। सिंगापुर आता है, चाइना आता है, जापान आता है। ये सब देश उच्च मध्यम में आता है। क्लियर है? आइए दोस्तों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? आइए एक और दृष्टिकोण से अर्थव्यवस्था को हम बांटे। बातचीत मत करिए।
तो अभी हम अर्थव्यवस्था को दो नजरिए से बांटे हैं। एक विश्व बैंक के रे दरियल, तुमको बोल रहे हैं बात नहीं करने के लिए, तुम्ही बोल रहे, तुम्ही को। तो अभी तक हम अर्थव्यवस्था को दो नजरियों से बांटा है। एक साधनों के स्वामित्व के आधार पर और दूसरा विश्व बैंक का दृष्टिकोण। और यही बंटवारा लगभग चलता है, सबसे ज्यादा मान्य है। योजना आयोग वाला दृष्टिकोण हम इसलिए लाए क्योंकि भारत जैसे देश में योजना आयोग भी है। योजना आयोग लंबे समय तक 2065 वर्ष तक 1950 से लेकर 2015 तक अस्तित्व में रहा। तो इसलिए उसका भी दृष्टिकोण को समझना जरूरी था कि योजना आयोग ने भारतीय अर्थव्यवस्था को जो अर्धविकसित कहा है, किन किन कारणों से कहा है। अब ध्यान दीजिए कि एक अभी जो वर्तमान का दौर है, उस दौर को कहते हैं ग्लोबलाइजेशन का दौर। वर्तमान के दौर को क्या कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन का दौर। हिंदी में कहते हैं वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण का मतलब क्या हुआ कि एक अर्थव्यवस्था जब विश्व के अर्थव्यवस्थाओं के साथ मेल खा ले, या जब एक अर्थव्यवस्था के विश्व के अर्थव्यवस्थाओं को साथ मिला दे, तो वो ग्लोबलाइजेशन का, वैश्वीकरण का सबसे सर्वोत्तम परिभाषा होता है। वैश्वीकरण का वो सबसे सर्वोत्तम परिभाषा होता है। और जो दोस्तों, जब से सूचना प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है, जब से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विकास किया, जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इन सबको हम सूचना प्रौद्योगिकी के भीतर रखते हैं। और आप देख रहे हैं कि 2010 के बाद का जो दशक है दोस्तों, उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा डेवलप्ड हुआ है, काफी ज्यादा। और जब से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा डेवलप्ड हुआ है, तब से वैश्वीकरण और भी क्या हुआ है, तेज गति से बढ़ा हुआ है कि नहीं जी। आज आप फेसबुक की मदद से अमेरिका के लोगों से बहुत आसानी से संपर्क साध सकते हैं कि नहीं साध सकते। आज ट्विटर के मदद से आप ब्राजील के राष्ट्रपति को भी गाली दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? दे सकते हैं, दे सकते। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बृहद विकास से संभव हो पाया है। क्या आप 2005 से पहले अमेरिका के लोगों से बात करने का इच्छा पनप भी जाता तो बात कर पाते? नहीं कर पाते। उस दौर में सूचना प्रौद्योगिकी उतना विकास नहीं किया था दोस्तों। तो वर्तमान समय वैश्वीकरण का है। वर्तमान समय सूचना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बृहद विकास का है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बृहद विकास ने पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक सूत्र में बांधने का काम लगातार कर रहा है। और वैश्वीकरण के दृष्टिकोण से अर्थव्यवस्था को एक और नजरिए से बांटा जाता है, और वो नजरिया है दोस्तों बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था का यह वर्गीकरण वैश्वीकरण के बाद ही आया है। यह वर्गीकरण बहुत पुराना वर्गीकरण नहीं है। अर्थव्यवस्था का सबसे पुराना वर्गीकरण वही पूंजीवादी, समाजवादी मिश्रित है। और अर्थव्यवस्था का सबसे नवीन वर्गीकरण क्या है? तो वही बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था। तो किसे कहेंगे बंद अर्थव्यवस्था? सामान्य शब्दों में दोस्तों कि ऐसी अर्थव्यवस्था जो विश्व के किसी भी अर्थव्यवस्था के साथ व्यापार न करे, विश्व के किसी अर्थव्यवस्था के साथ व्यापार न करे। और विश्व के साथ व्यापार करना मतलब क्या करना? आयात और निर्यात। नहीं समझ रहे ना? बाहर से मंगाना आयात, बाहर भेजना निर्यात।
तो एक देश की अर्थव्यवस्था विश्व के शेष देशों के साथ न तो कोई आयात करता है न तो कोई निर्यात करता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि एक देश की अर्थव्यवस्था विश्व के शेष देशों की अर्थव्यवस्था से कोई आर्थिक समझौते नहीं लागू करते हैं, कोई व्यापार नहीं करते हैं। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? बंद अर्थव्यवस्था। यानी एक बंद अर्थव्यवस्था वाले देश अपनी आवश्यकता की सारी पूर्ति अपने ही सीमा के अंदर कर लेता है। उन्हें बाहर से कोई चीज की जरूरत नहीं होती है, या बाहर से कुछ मंगाने की जरूरत नहीं होती है, और न ही बाहर कोई भेजने की जरूरत होती है। एक बंद अर्थव्यवस्था का सबसे सटीक उदाहरण, सबसे सटीक परिभाषा यही है कि एक देश ना तो आयात करता है न ही निर्यात करता, उसे क्या कहते हैं? बंद अर्थव्यवस्था। और वर्तमान समय में ऐसा कोई भी देश नहीं है जो बंद अर्थव्यवस्था हो। ठीक है, ऐसा कोई भी देश नहीं है जो बंद अर्थव्यवस्था पर खरा उतरता हो, क्योंकि वैश्वीकरण इतना प्रबल है कि उत्तर कोरिया को भी चाइना की जरूरत पड़ती रहती है। चाइना से कुछ दवाएं मंगाते रहता, ट्रेन आ जाता, किसी को भनक तक नहीं लगता। उत्तर कोरिया परमाणु बम भी बनाया, पाकिस्तान के सहयोग से बनाया। यानी कि कुछ लोग उत्तर कोरिया को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं, व्यवहारिक तौर पर वे बंद अर्थव्यवस्था है। लेकिन अगर आप देखिएगा पूरी तरह से तो उत्तर कोरिया भी बंद नहीं है। उनकी कई आवश्यकताओं को कौन पूरा करता है? चाइना पूरा करता है। चाइना से उसका मेल मिलाप है। कभी वो ट्रेन पकड़ कर किम जोंग चाइना चल जाता है। ठीक है, तो दोस्तों उत्तर कोरिया को बंद अर्थव्यवस्था कहा जा सकता है व्यवहारिक तौर पर। लेकिन तह में जाइएगा तो पता चलेगा कि उत्तर कोरिया भी कुछ ना कुछ आयात निर्यात कर रहा है। किसके साथ? चाइना के साथ, कुछ पाकिस्तान के साथ भी कर रहा है। और पिछले कुछ महीनों पहले भारत के भी विदेश राज्य मंत्री उत्तर कोरिया के दौरा पर गए थे। पता नहीं दाल गली कि नहीं गली। और खुली अर्थव्यवस्था, अगर आप बंद अर्थव्यवस्था को समझ गए हैं तो खुली अर्थव्यवस्था को समझना बिल्कुल आसान है दोस्तों। आयात निर्यात कर रहा तो अर्थव्यवस्था क्या है? और वर्तमान समय में लगभग हर देश किस तरह की अर्थव्यवस्था है? खुली अर्थव्यवस्था। हर देश किस तरह का अर्थव्यवस्था है? खुली अर्थव्यवस्था है। क्लियर हो गया? तो बंद अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण तब आया जब वैश्वीकरण का दौर काफी प्रबल हो चुका है। एक देश ना तो किसी देश के साथ आयात निर्यात करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? और आयात निर्यात हो रहा तो क्या है? खुली अर्थव्यवस्था। अब ध्यान दीजिए कि आयात निर्यात के आधार पर ही बंद और खुली अर्थव्यवस्था को परिभाषित किया जाता है। लेकिन अगर विस्तार से देखें, या वर्तमान जो आधुनिक अर्थशास्त्री है उन्होंने बंद और खुली अर्थव्यवस्था के परिभाषा को और भी व्यापक बनाया है। वर्तमान के कुछ नवीन अर्थशास्त्रियों ने बंद और खुली अर्थव्यवस्था के परिभाषा को और व्यापक बनाया है। मतलब एक देश के शेयर बाजार में अगर विदेशी निवेशकों की अनुमति नहीं है तो उस अर्थव्यवस्था को भी क्या कहा जाता है? बंद अर्थव्यवस्था। यानी एक देश आयात निर्यात कर रहा है लेकिन वह देश अपने शेयर बाजार में किसी भी विदेशी निवेशकों को निवेश की अनुमति प्रदान नहीं कर रहा है, तो आधुनिक अर्थशास्त्री उसे भी क्या कहते हैं? बंद अर्थव्यवस्था। और इसी कारण ब्राजील को भी बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता था। कई अरसों तक ब्राजील के शेयर मार्केट में बाहरी निवेशकों को निवेश करने की अनुमति
नहीं थी, उस आधार पर कहीं आधुनिक अर्थशास्त्री ब्राजील को भी बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और दोस्तों, जो अर्थशास्त्री बंद अर्थव्यवस्था का व्यापक परिभाषा देते हैं, उन अर्थशास्त्री के नजर में भारत भी बंदी अर्थव्यवस्था है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ अर्थशास्त्री, कुछ आधुनिक अर्थशास्त्री